डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रोल ऑफ ओटी पर्सनल इन हेल्थ प्रमोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन हेल्थ प्रमोशन इन द ओटी एनवायरनमेंट। हेल्थ प्रमोशन इन द ऑपरेशन थिएटर इज द प्रोसेस बाय व्हिच ओटी पर्सनल प्रोटेक्ट, मेंटेन एंड improve health of patients, staff and wider community through education, safe practices and advocacy before, during and after surgical intervention। मतलब कहने का यहाँ पे कि हेल्थ प्रमोशन ऑपरेशन थिएटर का एक प्रोसेस है जिसमें जो ओटी पर्सनल होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करता है और पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है, साथ में मेंटेनेंस का काम भी करता है, इम्प्रूवमेंट भी करता है हेल्थ प्रमोशन ऑफ पेशेंट के लिए, जितने स्टाफ है उनकी सेफ्टी के लिए काम करता है और वाइडर कम्युनिटी जो बड़ी कम्युनिटी है उसको एजुकेशन देता है, साथ में सेफ प्रैक्टिसेस बताता है और एडवोकेसी भी करता है, सलाह भी देता है कि कैसे आप ऑपरेशन थिएटर के कोई काम है उनमें या जनरल वे में अगर कम्युनिटी के रिलेशन में कोई काम है तो उसमें भी काम करता है और साथ में ड्यूरिंग सर्जरी या पहले या उसके बाद तीनों ही कंडीशन में वो सारी गाइडेंस और एडवाइसेस देता है। WHO डेफिनेशन अलाइनमेंट क्या है? हेल्थ प्रमोशन enables people to increase control over and improve their own health, that is Ottawa Charter in 1986। OT teams operationalize this inside surgical settings। तो हेल्थ प्रमोशन एक तरीके से कंट्रोल करती है और इम्प्रूव करती है हेल्थ को लोगों की, क्योंकि अगर ऑपरेशन थिएटर के जो केसेस होते हैं अगर वो बेस्ट वे में हो तो नेचुरली जो पेशेंट है उसका आउटकम हर हाल में बेस्ट होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके की ऑपरेशनलाइज टीम हो जो वेल टू डू हो, नॉलेज हो, ट्रेनिंग प्रॉपर हो, इंस्टीट्यूशन सही हो, मेंटेनेंस सही हो, इन्फेक्शन कंट्रोल सही हो, ये सारे एस्पेक्ट्स अगर सर्जिकल सेटिंग्स में सही हो तो नेचुरली चीजें बेटर निकल जाएंगी। स्कोप ऑफ ओटी पर्सनल इट इंक्लूड्स ओटी नर्स, स्क्रब टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटी इंचार्ज, ओटी सुपरवाइजर, स्टेराइल सप्लाई टेक्नीशियन एंड ओटी अटेंडेंट्स। मतलब इतने रोल में ओटी के बंदे काम कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स। व्हाई इट मैटर्स? ये मैटर क्यों करता है? सर्जिकल पेशेंट्स आर वल्नरेबल। जो पेशेंट सर्जिकल होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, मतलब उनकी ऐसी स्थिति होती है किसी प्रकार से प्रभावित हो सकती है, उनके ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो ओटी पर्सनल आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिफोर इंसिजन। जब इंसिजन लग रहा हो उससे पहले आखिरी कड़ी होते हैं तरीके से पेशेंट के बीच में, मेकिंग हेल्थ प्रमोशन एंड एथिकल, प्रोफेशनल एंड सेफ्टी ऑब्लिगेशन। उन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए जिसमें हेल्थ का प्रमोशन हो, साथ में लेकिन एथिकल नीतिगत तरीके से हो, कोई अपने आप से बना के काम ना हो, साथ में प्रोफेशनल काम हो और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। तो ये सारी चीजों के बीच में ओटी का जो स्टाफ होता है वो होता है, उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है क्योंकि पेशेंट उसी के भरोसे सारी चीजें आगे करता है। तो अगर उसकी कोई प्रोसेस या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी है जो सिस्टमैटिक नहीं है तो फिर वहां पे मुश्किल आ सकती है। की रोल्स ऑफ ओटी पर्सनल 6 डोमेन्स इन हेल्थ प्रमोशन प्रैक्टिस। पहला है इन्फेक्शन कंट्रोल, दूसरा पेशेंट एजुकेशन, तीसरा सेफ्टी एंड रिस्क रिडक्शन, फोर्थ इज स्टाफ वेलनेस, फिफ्थ इज एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सिक्स्थ इज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग। नाम से ही पता है आपको। पहला बात है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, क्योंकि एसेप्टिक टेक्निक, स्टेरिलाइजेशन, सीएल प्रोटोकॉल्स, एचएआई प्रिवेंशन ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद पेशेंट का एजुकेशन, प्री ऑप काउंसलिंग, जब सर्जरी होगी उससे पहले काउंसलिंग करना, इन्फॉर्म कंसेंट उसको बताना और साइन कराना, साथ में सपोर्ट करना और पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस को भी बताना कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या स्थितियां होंगी, उसको कैसे कैसे मैनेज करना है, आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है वो भी बताया जाता है। सेफ्टी एंड रिस्क रिडक्शन की बात करें तो सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट जो होती हुई WHO टाइप हजार रिपोर्टिंग, जो भी हजार्ड्स है उनकी भी रिपोर्टिंग करना। फिर स्टाफ वेलनेस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एर्गोनॉमिक्स, लीडर्स टेक्निकल एंड पीपीई यूज, इन सारी चीजों को बताना और इसको फॉलो भी करना। एनवायरमेंटल हेल्थ की बात करें तो ओटी की एयर क्वालिटी, टेम्परेचर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीन ओटी प्रैक्टिसेस। साथ में डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट की बात करें तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ट्रैकिंग, जो भी इन्फेक्शन होता है ओटी उसकी ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि केसेस तो आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे होते हैं लेकिन ओटी का असेसमेंट सही से नहीं होता कि ओटी में कहीं हमारे खुद इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इसमें सब तरीके के साइट से स्पेसिफिक सैंपल ले करके कल्चर के लिए भेजा जाता है, तो देखा जाता है कि बैक्टीरिया या कोई चीज ग्रो तो नहीं कर रही है, अगर ग्रो कर रही है तो उसके हिसाब से उसको यूटिलाइज किया जाए या सेटल किया जाए। कंप्लायंस ऑडिट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसीजर्स है, जो भी फैसिलिटेशन है, उन सबको ऑडिट होना चाहिए, चेक होना चाहिए।
साथ में रिपोर्ट। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इन्फॉर्म करने लायक है, मुश्किल आ रही है काम करने में, या कोई सामान आपको नहीं मिला, या व्यवस्था आपकी सही नहीं है, या रोज की जो प्रैक्टिसेस है उसमें कोई इशूज क्रिएट हुए हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग। तो ये 6 कंपोनेंट: इन्फेक्शन प्रिवेंशन, पेशेंट एजुकेशन, सेफ्टी एंड रिस्क रिडक्शन, स्टाफ वेलनेस, एनवायरमेंटल हेल्थ और डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो इसमें सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस, स्टेराइल फील्ड मेंटेनेंस, स्टेरिलाइजेशन एंड CSSP, ट्रैफिक कंट्रोल, सर्विलांस रिपोर्टिंग, इतनी चीजें मस्ट है। पहले हैंड एंटीसेप्सिस की बात करें तो ऑब्वियसली WHO रिकमेंडेड 5 मिनट स्क्रब है, और साथ में क्लोरहेक्सिडिन और पॉविडोन आयोडीन बिफोर एप्रिल प्रोसीजर करना है। स्टेराइल फील्ड मेंटेनेंस में स्ट्रिक्ट डिमार्केशन ऑफ स्टेराइल वर्सेस नॉन स्टेराइल जोन। ये ध्यान रखिएगा कि स्टेराइल और नॉन स्टेराइल जोन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जो एरिया स्टेरलाइज है पूरी तरीके से उसको सेपरेट रखेंगे, जो नॉन स्टेरलाइज है उसको सेपरेट रखेंगे। नॉन स्टेरलाइज में मिलाना नहीं है, उसकी हमेशा एक जो डिवीजन है वो डिवीजन को मेंटेन करना होगा, ये याद रखिएगा। फिर इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ ब्रेक्स इन टेक्निक, अगर कोई टेक्निक्स में ब्रेक है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। स्टेरिलाइजेशन एंड CSD आफ्टर ब्लेंडिंग EQ एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, CSD लाइसेंस एंड ट्रैकिंग बारकोड्स, जो भी आप सामान एक तरीके से स्टेरिलाइजेशन के लिए बेचते हैं आफ्टर ब्लेंडिंग के लिए, तो उसके लिए CSD डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, और वहाँ की चीज़ें जाती ही यहाँ से जैसे आप इन्फॉर्म करते हैं वहाँ से पूरा वो न्यूट्रलाइज होकर, मतलब स्टेरिलाइज होकर के वहाँ से वापस आपके पास सेम पैकिंग वापस आती है, लेकिन पूरी कंप्लीटली स्टेरिलाइज और ओके फॉर्म में आती है। ट्रैफिक कंट्रोल, लिमिट OT एंट्री, एनफोर्स जोनिंग। OT में सबका आना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए किसी ने आने देना है, जो लोग रिक्वायर्ड है, जिनकी आना ही अनुमति है, सिर्फ उनको ही आने देना। एनफोर्स जोनिंग, इसमें 3 तरीके से: रेस्ट्रिक्टेड, सेमी रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड। क्या होता है आपको? रेस्ट्रिक्टेड वो एरिया जिसमें बिल्कुल नहीं आना है, फिर सेमी रेस्ट्रिक्टेड जिसमें कम आ सकते हैं, लेकिन अनरेस्ट्रिक्टेड जिसमें बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि आप आ जा सकते हैं। बाहर का हिस्सा कोई है तो उसमें आप आ जाइए, बीच का हिस्सा कोई है तो उसमें फिर आपको ये परमिशन लेकर के आ रहा है, लेकिन OT का जो प्रीमाइसेस है उसमें किसी को अलाउ नहीं। सो नेक्स्ट इज रिड्यूस एयरबोर्न कंटामिनेशन। अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी तो एयरबोर्न कंटामिनेशन भी कम होगा। फिर सर्विलांस एंड रिपोर्टिंग की बात करें, मॉनिटर SSI रेट्स, रिपोर्ट नियर मिसेस, पार्टिसिपेट इन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, प्रिवेंशन। ऑब्वियसली क्या होता है, जो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो अगर कोई या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जो नियर मिस कहते हैं कि कोई चीज़ इंसिडेंट्स हुआ जिसको उससे दिक्कत तो बड़ी नहीं है लेकिन एक मुश्किल हुई है या उसमें ट्रबलसम स्टेट आई, उसकी इन्फॉर्मेशन जानी जरूरी है। कोई मुश्किल किसी केस में आई है, चाहे ट्रीटमेंट से रिलेशन में हो, चाहे प्रोसीजर से रिलेशन में हो, चाहे आपकी नॉर्मल वर्किंग में हो, या सेप्सिस से रिलेटेड कोई इशू है, तो कोई भी इस तरीके का है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। नेक्स्ट इज पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग की बात करें, एम्पावरिंग पेशेंट थ्रू द सर्जिकल जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद क्या क्या है। एक्सप्लेन द सर्जिकल प्रोसीजर्स इन सिंपल लैंग्वेज, पेशेंट को आप चीजें सामान्य भाषा में समझाएंगे। टीच डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग और कफिंग की एक्सरसाइज कराएंगे। हेल्प यू होता है इसको नील कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड रैशनल जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बाउल प्रिपरेशन एंड स्किन प्रिपरेशन, एजुकेशन देना है। एड्रेस एंजाइटी, ऑप्टेन इन्फॉर्म कंसेंट सपोर्ट। पेशेंट की एंजाइटी को भी ध्यान रखना है कि मान लो कल केस हो रहा है, कोई चीज़ आपने बताई है तो ये भी आपको ध्यान रख से बताना है कि उससे एंशियस ना हो, पेशेंट बेचैन ना हो, उलझन ना हो जाए, उसको ये भी समझाना है और एश्योर भी करना है। ठीक है, तो ये भी आप जब पेशेंट को असेस करेंगे तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे और उसको काम डाउन करेंगे कि नहीं इस बार बताइए, इस तरीके से सब कुछ ठीक होगा। फिर इंट्राऑपरेटिव में रीअश्योर एंड ओरिएंट द कॉन्शियस पेशेंट, पेशेंट को रीअश्योर करिए और साथ में रीओरिएंट द कॉन्शियस पेशेंट। जो पेशेंट है कॉन्शियस है तो उसको ओरिएंटेशन बनाए रखें, थोड़ा बहुत बातचीत करके उससे एक तरीके से उसका ओरिएंटेशन बनाए रखें कि क्या कैसे क्या है, तो ये रहेगा कि मेंटेनेंस बना रहे। एक्सप्लेन पोजिशनिंग एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, पोजिशनिंग बनाया कि उसको कैसे करनी है और साथ में क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो। फिर मेंटेन पेशेंट डिग्निटी एंड प्राइवेसी एट ऑल टाइम्स, पेशेंट की प्राइवेसी को बनाए रखना, गोपनीयता को बनाए रखना है, साथ में उसकी जो एक तरीके से मर्यादा है उसका भी पालन हमें करना है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, अब पेशेंट कंफर्मेशन जरूरी है। फिर रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस विद काम, क्लियर एंड कम्युनिकेशन। अगर पेशेंट
केस के दौरान भी उसको बहुत ही तसल्ली से और साफ तरीके से और प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कितनी बात करनी है और कितनी नहीं है। ठीक है, ये विचार रखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव की बात करें तो रिकवरी रूम ओरिएंटेशन, व्हाट हैपेंड, वेयर दे आर। रिकवरी रूम में पेशेंट अक्सर आपसे जब रिकवरी रूम में ले जाते हैं पेशेंट को, तो ओरिएंटेशन वापस लाते हैं, जब एनेस्थीसिया किया होता है, सेडेशन देते हैं, तो फिर से रिकवरी करता है, तो पेशेंट होश में आता है, आपसे बहुत सारी चीजें पूछता है, तो उसको तरीके से आंसर करें। पेन असेसमेंट एनालिसिस की वेटिंग एक्सप्लेनेशन, पेन का असेसमेंट करना, कितना दर्द है, और उसके हिसाब से एनालिसिस उसको देना है। वुंड केयर इंस्ट्रक्शन एंड साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जो घाव है उसका इंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे उसकी रख रखाव करनी है, और कोई अगर साइड ऑफ इन्फेक्शन है तो उसको भी देखना। फिर एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन और डाइट कंजप्शन गाइडेंस क्या होना चाहिए। फॉलो अपॉइंटमेंट एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एजुकेशन आपको बताना चाहिए पेशेंट को। इस तरीके से आप तीनों फेजेस में प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को प्रॉपर्ली ब्रीफ करते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट सेफ्टी एंड WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट मींस बिफोर एनेस्थीसिया, बिफोर इंसिजन एंड बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेशन रूम। ठीक है, पहले बिफोर एनेस्थीसिया में क्या करना है, पेशेंट आइडेंटिटी कंफर्म, आपके पास ओटी में आता है तो कंफर्म करिए कि वही पेशेंट है, इसकी सर्जरी होगी, कोई और तो नहीं भेज दिया, डिस्क्राइब करेंगे। साइट मार्क, जिस जगह का होगा वो जगह साइट को मार्क करेंगे। एनेस्थीसिया मशीन चेक करेंगे, अपनी पल्स ऑक्सीमीटर की फंक्शनिंग देखेंगे, एलर्जी को चेक करेंगे, रिव्यू कर लेंगे, एयर और रेस्पिरेशन टेस्ट असेसमेंट भी करना है। टाइम आउट, जब बिफोर इंसिजन टीम इंट्रोडक्शन कौन है उसमें बताते हैं, कंफर्म करते हैं पेशेंट, साइट और प्रोसीजर। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस के लिए जब भी कोई सर्जरी होती है तो एक शॉर्ट एंटीबायोटिक का पहले दिया जाता है। कोई भी जनरली जो भी कोई सर्जरी होती है तो एक शॉर्ट एंटीबायोटिक का सेफ साइड दे दिया जाता है, और वो भी एक तरीके से कह लो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है ब्लड कंडीशन की, ताकि इन्फेक्शन कोई होना ना हो पाए, पहले से ही आपको बॉडी में एंटीबायोटिक अप्लाई। क्रिटिकल स्टेप्स एंटीसिपेटेड, क्या क्रिटिकल स्टेप्स हो रहे हैं उसका भी थोड़ा आपका ब्रीफिंग जरूरी है। इमेजिंग डिस्प्ले, जो चीजें दिखती है वो इमेज होना चाहिए। स्टेरिलिटी कंफर्म, स्टेरिलिटी भी कंफर्म होनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं पूरा जो प्रोसीजर है वो स्टेराइल होना चाहिए, अनस्टेराइल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर अनस्टेराइल हुआ तो उस केसेस में इन्फेक्शन हो सकता है और पूरा केस बिगड़ सकता है। साइन आउट की बात करें तो बिफोर पेशेंट लीव्स, ऑपरेशन रूम प्रोसीजर नेम रिकॉर्डेड मेंशन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट स्पॉट एंड नीडल काउंट करेक्ट चेक करेंगे, स्पेसिमेन लेबल करेंगे प्रॉपर्ली, इक्विपमेंट इश्यूज एड्रेस, जितने भी इक्विपमेंट आए थे उनको एड्रेस करेंगे, प्रॉपर्ली नोट करेंगे, चेक करेंगे, और संख्या उतनी ही है कि नहीं है ये भी सारा फाइनलाइज करेंगे। देन रिकवरी इंस्ट्रक्शन हैंड ओवर, फिर जो रिकवरी इंस्ट्रक्शंस है वो आगे हैंड ओवर दूसरे डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफ पे जाते हैं, आईसीयू पेशेंट सेट करते हैं, उसको सारी सूचना वापस वहाँ देनी होगी। ये लिखा हुआ है WHO डेटा चेकलिस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिड्यूसेस मेजर कॉम्प्लिकेशंस बाय 36% एंड मोर्टालिटी बाय 47%। याद रखिए चेकलिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें 36% की गिरावट करते हैं, और मोर्टालिटी में नंबर की दर में 47% गिरावट करते हैं अगर आप प्रॉपर चेकलिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का है जो उसमें सर क्या वो दे सकते हैं, टीटी दे सकते हैं? नहीं, टीटी तो लगता ही है, क्योंकि कोई भी आयरन मेटल का अगर बॉडी में चीज यूज होता है टीटी तो प्रिलिमिनरी हम देते हैं, लेकिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमेशा पहले दी जाती है, और एक अगर जरूरत पड़ता है तो एंटीबायोटिक ड्रग भी देते हैं कि पेशेंट वॉमिट ना करे उल्टी के लिए, और एक एंटासिड भी दे दिया जाता है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, जिसको आप पेट्रोजोल या बेटाप्रोजोल के नाम से जानते हैं। तो ये तीन चीजें ओवरऑल दे दी जाती है कि पेशेंट को वॉमिट ना हो, एक गैस्ट्राइटिस ना हो, और एडनेस के लिए और ब्रॉड स्पेक्ट्रम तीन चार चीजें लग जाती हैं। फिर स्टाफ हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात करें, हेल्थी ओटी पर्सनल इज कंडूसिव टू पेशेंट। अगर ओटी पर्सनल हेल्थी है तो पेशेंट भी सेफ रहेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, नीडल स्टिक एंड शार्प इंजरीज याद रखिएगा, यूज सेफ्टी इंजीनियर डिवाइसेस, नेवर
यूज एंड कंप्लायंस की बात करें, डबल ग्लविंग फॉर हाई रिस्क केसेस, अगर हाई रिस्क केस है तो डबल ग्लव्स पहनेंगे, फेस शील्ड लगाएंगे, स्प्लैश केस है तो फिर फेस पे लगाएंगे पूरा, ताकि स्प्लैश मतलब होगा कोई छीटा ना पड़ जाए। N95 मास्क और एयरबॉर्न प्रिकॉशंस, अगर हवा में कोई इन्फेक्शन फैल रहा है या कोई पेशेंट ऐसा है जिससे एयरबॉर्न की संभावना है, हवा में कोई कीटाणु आ सकते हैं, तो आप रेस्पिरेटर N95 मास्क यूज करेंगे। कोई लेड एंट्रेंस फ्लोरोस्कोपी अगर प्रोसीजर हो रहा तो लेड एंट्रेंस लगाएंगे। बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड मस्कुलोस्केलेटल की, तो प्रोलॉन्ग्ड स्टैटिक प्रिवेंशन, एंटी फैटिग मार्क्स, करेक्ट पॉस्चर लोड शेयरिंग, रिपोर्ट अर्ली मस्कुलोस्केलेटल सिम्पटम्स फॉर फिजियोथेरेपी रेफरल। ऑब्वियसली जब केसेस चलते हैं, देखा होगा आपने 4-6 घंटे 8 घंटे केस चलते हैं, तो उस समय पॉस्चर एक ही बन के रहती है, उसी पॉस्चर में ही पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी प्रोसीजर सारे करने होंगे। तो उस केस में कहीं ना कहीं अगर सही से पॉस्चरिंग नहीं है तो मुश्किल पेशेंट को भी आ सकती है और डॉक्टर को भी आ सकती है। अगर कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएट रिपोर्ट करेंगे और फिजियोथेरेपी के लिए रेफर करेंगे। एंटीसेप्टिक गैस एक्सपोजर, ensure scavenging system functions, periodic air quality check, monitoring nitrous oxide levels, limit exposure in pregnant staff as per policy। एनेस्थीसिया गैस का एक्सपोजर होगा, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से भी दिक्कतें होती है, तो ये ध्यान रखना है कि कितना गैस का लेवल कितना है, और जब एक्सपोज करते हैं गैस बाहर निकालती है तो उसके लिए क्वांटिक सिस्टम होता है एक वजह से रिवर्स लेने के लिए, लेकिन फिर भी ये भी असेसमेंट करना होता है कि इन्वायरमेंट में ज़्यादा एक्सेस ना हो वैसे, तो इसलिए उसको स्टैंडर्ड्स किया जाता है तरीके से फिर से वापस दिया जाता है। और लिमिट एक्सपोजर इन प्रेग्नेंट स्टाफ एज पर पॉलिसी, और जो अगर ऐसा केसेस होते हैं उसको प्रेग्नेंट स्टाफ को थोड़ा सा लिमिट करना है। वैक्सीनेशन एंड इम्यून स्टेटस की बात करें तो ऑल ऑफ यू स्टाफ हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, एनएमआर, वेरिसेलर, कोविड-19 वैक्सीनेशन सबको होना चाहिए। एनुअल टाइटर्स फॉर हेपेटाइटिस बी इम्यूनिटी, हेपेटाइटिस बी चेक हर साल होना चाहिए। मेंटेन वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स। मेंटल हेल्थ की बात करें एंड रेजिलियंस की, तो डिब्रीफिंग आफ्टर एडवर्स इवेंट्स, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स, एक्सेस टू एम्प्लॉई असिस्टेंट प्रोग्राम्स, ये भी दैट रिड्यूस स्टिग्मा अराउंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मेंटल हेल्थ भी ओटी में काम करने वालों की बहुत मायने रखती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक एक ही इन्वायरमेंट में काम करते हैं, एक ही जैसे माहौल में काम करते हैं, तो मानसिक रूप से भी उनके ऊपर बड़ा प्रभाव होता है। तो ये चीज़ भी देखना है कि समय के बाद जब केस खत्म हो तो उनका भी मेंटल हेल्थ कैसा है उसका भी असेसमेंट होना चाहिए। साथ में पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स भी होने चाहिए ताकि पता कर सके कि हमारे स्टाफ की मेंटल स्टेटस कैसी है। साथ में असिस्टेंट एम्प्लॉई असिस्टेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए, और कोई इस तरीके से पहले से बनने चीज़ें खराब कर रही है, लंबे समय तक चूँकि काम करते हैं, रोज एक जैसी सिस्टमैटिक वे रहती है, तो अंदर से एक अजीब सा होता है कि हम नॉर्मली किसी तरीके से ठीक से रह नहीं पा रहे, उतर नहीं पा रहे, या साइकोलॉजिकल कोई कंडीशन हो रही है, तो उसको बताया जाए कि इसको कैसे ठीक करना। साथ में रेजिलियंस उसका कि एक तरीके से उन चीज़ों के कंडीशनों के साथ संघर्ष करता है, उससे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वो मेंटल हेल्थ अपनी उस हिसाब से बना के रखेगा तभी तो जीतेगा ना, नहीं अगर उसी कंडीशन में रहेगा तो डिप्रेशन भी एक समय के बाद हो सकता है, तो वो भी ध्यान। एनवायरमेंटल हेल्थ की पूंजी क्या होनी चाहिए? क्रिएटिंग ए हेल्थ प्रोमोटिंग सर्जिकल एनवायरनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, डीपा फिल्टर्स होते हैं, लैमिनार एयर फ्लो सिस्टम्स, मेंटेन पॉजिटिव प्रेशर 15 to 25 एयर चेंजेस पर आवर, टेम्परेचर 18 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी 50 to 60% होती है। सर्जिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सेग्रीगेशन कहते हैं हर जितना भी देश होता है उसको अलग अलग सेग्रीगेट, येलो में बायोमेडिकल, रेड में रिसाइक्लेबल, ब्लैक में जनरल और ब्लू में ग्लास। ऑटोक्लेविंग बिफोर इंसिनरेशन, जब इंसिनरेशन होगा, इंसिनरेशन मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जब इसको वार्म किया जाता है तो उससे पहले ऑटोक्लेविंग भी कर लेते हैं। नो मिक्सिंग ऑफ हजार्ड्स वेस्ट, और हजार्ड वेस्ट को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, अलग अलग भी रखना चाहिए। फिर सरफेस डिकंटामिनेशन बिटवीन केस माइट डाउन टू EPA अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट्स, जो भी इसमें आपके डिकंटामिनेशन के लिए पहले से जो डिसइंफेक्टेंट्स एडवाइस होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना होगा। टर्मिनल क्लीनिंग एट एंड ऑफ लिस्ट, और टर्मिनल क्लीनिंग बहुत जरूरी है। एंड डेडिकेटेड OT क्लीनिंग इक्विपमेंट नॉट शेयर विद पार्ट्स, जो OT में साफ करने वाली चीज़ें हैं, डिसइंफेक्शन करने वाली चीज़ें हैं, उसको बहुत से शेयर नहीं करना, वो OT के लिए स्पेसिफिक होती है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस की बात करें, वी यूज फंक्शनल चेक्स ऑन ऑल
हर हाल में देखना है कि चीज़ें फंक्शनल है कि नहीं, एनेस्थीसिया, इलेक्ट्रोसर्जरी और मॉनिटरिंग तीनों तरीके से। साथ में रिमूव डिफेक्टिव ट्रीटमेंट इमीडिएटली, और आपको डिफेक्टिव ट्रीटमेंट है तो उसको इमीडिएट बेसिस पे हटा। ग्रीन ओटी की बात करें तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेजिंग, एनर्जी एफिशिएंट एलईडी ओटी लाइट्स, रीयूजेबल ग्राउंड्स एंड ड्राफ्ट सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन इन स्क्रब सिंक्स एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन दैट इज नॉट पेपरलेस एंड प्रॉपर सेग्रीगेशन रिड्यूसेस लाइटनिंग। ये एक तरीके से ग्रीन ओटी का ये कॉन्सेप्ट है, उसमें ये सारी चीजें। तो ग्रीन मतलब हरा नहीं, ग्रीन मतलब हुआ कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि वो चीज जो आपका इन्वायरमेंट साफ रखे और हमेशा मेंटेन रखे, कम कोई वेस्ट निकले, और ग्रीन चीजें इन द सेंस की ऐसी चीजें हो जो इन्वायरमेंट के साथ तालमेल खाती हो और उनका एक तरीके से डिकम्पोजिशन भी प्रॉपर हो सके, वेस्ट जो डिस्पोजल है वो भी सही से हो सके और कम ऊर्जा खर्च करके, ये सारी चीजें इसमें। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी में क्या रोल है? प्री एडमिशन सर्जिकल फिटनेस चेक करना, हैंड हाइजीन कैंपेन्स में इनको शामिल करना, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के विषय में अवेयर करना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ मतलब एडवोकेट फॉर एडिक्वेट रेस्ट पीरियड्स, सेफ स्टाफिंग रेशियोज, रेगुलर हेल्थ चेक्स एंड अपडेट इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल ओटी स्टाफ। ठीक है। कोटरशिप एंड ट्रेनिंग में सीनियर ओटी नर्सेस, पेटेंट जूनियर्स पार्टिसिपेटिंग इन सिमुलेशन स्किल्स, मतलब सीनियर जूनियर्स को सारी चीजें सही से बताएं और सस्पेक्ट करके उनको ट्रेन करें अपने ओटी एटेंडेंट्स को, और बेसिक सेफ्टी के विषय में भी उनको पूरी जानकारी दें। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस की बात करें तो कंट्रीब्यूट टू ओटी रिसर्च, इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल्स, प्रेजेंट फाइंडिंग्स एट नर्सिंग पब्लिक सर्कुलर कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो ओटी के जो लोग होते हैं उनको अगर हम एक बेस्ट इंफॉर्मेशन के बेस्ट नॉलेज दें और प्रोटोकॉल्स जो है उनके अकॉर्डिंग चीजें उनको एक्सप्लेन करें तो वो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे ताकि आपका चीजें सैनिटाइज हो और चीजें इम्प्रोवाइज हो। अब वो भी चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड की बात करें तो करंट चैलेंजेस में हाई वर्कलोड, लिमिटेड टाइम एंड पेशेंट एजुकेशन, इनएडिक्वेट स्टाफिंग रेशियोज इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग, inconsistent compliance with safety checklists, limited CPD opportunities for OT staff, poor documentation of health promotion activities, and resistance to change in established OT culture. ये सारी चीजें करंट चैलेंजेस हैं। और द वे फॉरवर्ड में इंटीग्रेटेड HPE to OT ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, मैंडेटरी एनुअल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, डिजिटल डैशबोर्ड एंड एक्सरसाइज सेफ्टी ऑडिट डेटा, पीयर सपोर्टेड वेलनेस प्रोग्राम्स फॉर स्टाफ, simulations based training for checklist teams and OT specific health promotion policy development। ये challenges है और ये आगे के लिए रास्ते। Finally, role of OT personnel in health promotion अगर बात करें तो सिर्फ इन 6 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। Beyond the surgical field, health promotion is an active ongoing responsibility, not confined to sterile technique alone। मतलब एक ongoing responsibility है, लगातार आपकी जिम्मेदारी बनी रहती है, केस से पहले भी, केस के दौरान, केस के बाद भी। इन्फेक्शन प्रिवेंशन सबसे ऊपर प्रायोरिटी है। पेशेंट एजुकेशन हर फेज पे आपकी जिम्मेदारी है बताना। सेफ्टी कल्चर स्टार्ट्स विद ओटी टीम्स और स्टाफ वेलनेस ड्राइव्स पेशेंट सेफ्टी एंड एडवोकेसी एंड कंटीन्यूअस लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। सो ओटी पर्सनल मस्ट लीड बाय एग्जांपल इन द ओटी हॉस्पिटल्स एंड फिर उसके बाद द सेफेस्ट ऑपरेशन इज the one where every team member takes health promotion seriously। मतलब खुद आप हेल्थ प्रमोशन से सीरियसली